अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम डे है जी आज आपका, राइट? और अभी आपने शॉर्ट केसेस दिए हैं और अभी आपको पता नहीं है कि यार आगे क्या होगा, कौन से लॉन्ग केसेस होंगे। एग्ज़ाम हॉल में एंटर होते हो, लाइन बना के बेल बजने का इंतज़ार करते हो और बेल बज जाती है और आप बैठते हैं। 2 एग्ज़ामिनर्स होते हैं आपके पास, पेशेंट होता है जी, और अभी आपने उससे हिस्ट्री लेना शुरू करनी है। पहले अच्छा रेपो बनाओगे, कॉन्सेंट वॉन्सेंट ये वो, ठीक है, नेम एज जेंडर मोड ऑफ ऑनसेट, ठीक है, ये सारी बातें तो पूछ ली। उसके बाद छोटी थोड़ा थोड़ा कोमॉर्बिड्स के हवाले से पूछ के जब आप चीफ कंप्लेंट्स पर आते हैं और उसके बाद HOPI मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जब लेते हैं, तो उसका मकसद भी आप अचीव करना करना होता है। उसका मकसद क्या होता है कि आप जो है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ एक सिस्टम को पकड़ लो, सिस्टम से फिर आगे जाके उसके ऑर्गन को पकड़ लो, ऑर्गन की फिर डिजीज देखो कि उसमें भाई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, न्यूप्लेजिया है, वस्कुलर डिसऑर्डर है कि क्या है, ठीक है। आज आपने क्या किया कि आज आपने अप्रोच पकड़ ली उस पेशेंट की, और वो क्या है, वो आपको बता रहा है जी, क्लू दे रहा है बार बार ना चाहते हुए भी, क्योंकि एग्जामिनर ने भी काफ़ी उसको मना मना किया होता है, ठीक है। वो आपको बता रहा है भाई कि मुझे मलीना है और हेमेटोमेसिस है, या इन अदर टर्म्स आप वो आपको कहेगा कि भाई मुझे खून की उल्टियाँ आती हैं। ऐसे तो नहीं बोलता कि खून की उल्टियाँ आती हैं, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, बोलता है मुझे उल्टी आती थी। फिर बाद में आपसे पूछोगे तो कहेगा यार खून भी होता था, उसमें उल्टी होती थी। फिर आपने ये रूल आउट करना होता है कि यार हेमोप्टाइसिस है कि नहीं है, मतलब GI स्पेसिफिक है कि नहीं है, ठीक है। उससे और देखोगे कि यार और कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है, मतलब जो कि इसको मिमिक कर रहे हैं इस कंप्लेन को। साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट आपको मलीना की हिस्ट्री देता है। मलीना क्या है कि ब्लैक टेरी स्टूल्स, ठीक है, जब ब्लड होता है उसकी जो कंटेंट्स हैं उसकी डाइजेशन हो जाती है तो ब्लैक टेरी स्टूल्स आते हैं। तो फिर उसके बाद आप जो है ना क्या करते हो, आप शुरू हो जाते हो वही जो रट्टू तोतों की तरह जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री नोट्स में लिखी हैं सब चीज़ें, अपनी टेलर्ड अप्रोच नहीं बनाते। और 4-5-6 सवालात के बाद ही आपका जो है ना आपकी जो ज़बान है वो आपका दिमाग का साथ नहीं देती और आप जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो कि यार, बल्कि और टेंशन में हो जाते हो, आपसे बोला नहीं जा रहा होता कि यार क्या बोलूँ आगे। तो उसी हवाले से आज की डिस्कशन होगी। पहले मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दूंगा कि यार हेमेटोमेसिस और मलीना क्या है, ठीक है, और डिफरेंशियल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी डिफरेंशियल के बेसिस पे आपने उससे फर्दर क्वेश्चनिंग करनी होती है। फर्दर क्वेश्चनिंग क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन कौन से सिस्टम्स की एग्जामिनेशन करनी है, और बड़ा टेलर्ड किस्म की अप्रोच के हिसाब से हम जाएंगे। तो बेसिकली मलीना और हेमेटोमेसिस की अप्रोच के बारे में आज का ये सेशन होगा। मेरा नाम है डॉक्टर आकाश, ठीक है, और शुरू करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में सबको पता होगा कि यार हेमेटोमेसिस क्या है, मलीना क्या है। अगेन फाइनल ईयर से पढ़ रहे हो यार आप लोग, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। वॉमिटिंग ऑफ फ्रेश ब्लड या अल्टर्ड ब्लड जो है ना, उसको कहते हैं मलीना। मतलब ये कि फ्रेश ब्राइट रेड होता है और अल्टर्ड कॉफी ग्राउंड अपीयरेंस होगी तो उसको बेसिकली हेमेटोमेसिस कहते हैं, राइट। मैंने मलीना बोला था, ओ राइट, एनी हाउ व्हाट इज मलीना, ठीक है। बड़ा प्यारा नाम है वैसे, लेकिन साइट्स बड़ी अजीब सी होती हैं अगर आपने मलीना देखा हो। It is passage of loose, black terry, sticky stools with deep, offensive smell. Both are typical manifestations of upper GI bleeding, ठीक है, और मरीना could occur from bleeding from site up to the transverse colon, ठीक है। तो ये सारा ये बेसिकली अपर GI की वही होता है, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि what are the other presentations of upper GI bleeding? Well, जरूरी नहीं है पेशेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ खून की उल्टियों के साथ आए या मतलब काले पखाने के साथ आपके साथ प्रेजेंट करें, और भी चीज़ें हो सकती हैं। और यूजुअली ऐसा ही होता है, क्योंकि वो उनको बताया होता है यार सब चीज़ें जो है ना तैयार हलवा नहीं देना डॉक्टर साहब को, ठीक है, उसको मेहनत करनी देनी है, तो आपने भी मेहनत करनी है। वो क्या चीज़ है कि देयर मे बी एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम ब्लड लॉस सच एज फेंटिंग, हो सकती है बेहोशी तारी हो सकती है उस पेशेंट को, पोस्चरल डिजीनेस हो सकती है, उठने बैठने में चक्कर आ सकता है उसको, एंड मे इवन प्रीसीड द अपीयरेंस ऑफ हेमेटोमेसिस एंड मलीना, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो साइड सपोर्टिंग जो हीरोज नहीं है हमारे, ये सपोर्टिंग जो सिम्टम्स है ये जो है ना कभी कभी पहले होते हैं और बाद में हेमेटोमेसिस और मलीना होता है, ठीक है। अब इतना समझ आ गया। जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि यार डिफरेंशियल्स क्यों जरूरी हैं, क्योंकि चीफ कंप्लेंट्स को आपने फर्दर उसको जो है ना हिस्ट्री के क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ही आगे जाना है। तो वो कैसे याद रखें यार, मुश्किल हो जाते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की क्या बात जब मैं हूं आपके साथ, राइट। तो शुरू करते हैं। उसकी बेसिकली ऑर्गन स्पेसिफिक चले जाते हैं ना। अपर जीआई में क्या क्या है, एसोफेगस है, फिर स्टमक है, ड्यूडेनम है, बस यही 3 कॉजेज अगर आपने सही तरह से देख ली, फिर इनकी अपनी 3 डिसीज है तो आसान हो जाएगा। एसोफेगस से शुरू करते हैं। बेसिकली एक बहुत फैंसी सा नाम है मेलरी वेस्ट टीयर, राइट। वॉमिटिंग होती है काफ़ी पेशेंट्स को और उसके बाद जो है ना ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी जो है ना सपोर्टिव हीट थेरेपी होती है। इसके अलावा एसोफेजाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से भी कभी कभी जो है हेमेटोमेसिस हो सकती है। एक और चीज़ है रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसेस,
उसकी वजह से होता है एसोफेगस आपका कवर हो गया जनाब। आते हैं स्टमक की तरफ। स्टमक की कॉजेज हैं सबसे कॉमन जो हमारे तकरीबन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ओमेप्राजोल या राइजेक की डेफिशिएंसी है भाई, पानी में डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज तो तकरीबन हर दूसरे बंदे को होता है, या एच पाइलोरी की वजह से या किसी और वजह से या डाइट की वजह से। एनी हाउ पेप्टिक अल्सर डिजीज स्टमक में, राइट, उसकी जब सिवियरिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से हेमाटोमेसिस हो सकती है। नेक्स्ट है एरोसिव गैस्ट्राइटिस, इट कैन बी ड्यू टू ड्रग्स सच एज एनसेड्स, ठीक है। और एक और मज़े की चीज़ तो नहीं, अनफॉर्चुनेट है जिनको होता है, अल्लाह ना करे कि ये चीज़ हो किसी को भी, गैस्ट्रिक न्यूप्लाज्म की वजह से भी हेमाटोमेसिस हो सकता है। इसोफेगस स्टमक तो पढ़ लिया। आगे कौन सा ऑर्गन रह गया भाई? ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में कौन कौन सी कॉजेज हैं जिसकी वजह से हेमाटोमेसिस होती है भाई? आपको आता है, अभी हमने पढ़ा है भाई, पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्यूडेनम में भी तो होती है ना। तो ड्यूडेनम की कॉज आपके ज़हन में आनी चाहिए। फिर डायवर्टिकुलाई हैं, फिर वस्कुलर एनोमलीज हैं लाइक एंजियोडिस्प्लेजिया, उसकी वजह से हो सकता है। 3 ऑर्गन्स पढ़ लिए, बता दिया आपने, इसके डिफरेंसेस हैं, इसके क्वेश्चंस हैं, अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पूछ लिए, कहानी खत्म। नहीं। फिर आप उसको कैसे प्लेस करोगे जो ब्लीडिंग की वजह से होता है, उसका अलग एक निकालते हैं। तो 4th एंटिटी यहाँ पर आती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की, बहुत ज़रूरी है और भूलिएगा नहीं, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इट कैन बी हीमोफिलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वॉन विले ब्रांड डिजीज, या हेरेडिटरी हेमोरेजिक टेलंजिक्टेसिया, या यूरीमिया है। यूरीमिया, यस बिल्कुल। प्लेटलेट्स की फंक्शनल जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्लेटलेट काउंट तो सही होता है लेकिन वो सही तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर का हमने 4 कर लिया, बस खत्म हो गया, आगे चले। नहीं, डिफरेंसेस यहाँ पे खत्म नहीं होते। बहुत जरूरी चीज जो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, वो है क्या? ड्रग्स। 5th एंटिटी कौन सी है? कौन सी ड्रग्स करती है? एंटीकोगुलेंट थेरेपी, या आपको पता है एस्पिरिन और एनसेड्स तो दुनिया हमारी यहाँ पे चावलों के साथ खाती है, ठीक है, और स्टेरॉइड्स। तो ये 5 चीजें हैं, 4 ड्रग्स ये होगी लेकिन 5 डिफरेंसेस हैं। एसोफेगस से शुरू करना है, स्टमक, फिर ड्यूडेनम, फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और फिर उसके बाद ड्रग। तो होपफुली जब आपके जहन में ये सारे डिफरेंसेस होंगे ना, इसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको बोलने में मुश्किल होती है एग्जाम के दौरान, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको ऑडिपेरा मतलब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के इनिशियल फेजेस में आपको थोड़ा सा हिंट आ गया तो आप ये सारी लिख दें, स्टमक लिख दें, सफेगस लिख दें, ड्यूडेनम लिख दें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लिख दें और ड्रग्स लिख दें, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। अब हर चीज़ जो पेशेंट बोलेगा वो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आई थिंक आज जो मेरा पेट डॉग है बूजो, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और खाना वगैरह तो दिया था, खैर एनी हाउ ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप जब एग्जाम पेपर में लिखेंगे, पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है और उसका यूज़ भी क्या करें, ठीक है, ब्रेन के यूज़ करने के साथ साथ, क्योंकि एक ही वक्त में आप बोल भी रहे होते हो, फिर सुन भी रहे होते हो, फिर आपको एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है कि यार मुझे 2 बंदे जो है ना 2 कैमरेस लगे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लिख लें तो आसानी होगी, और फिर इस तरह जब डिकॉर्ड करेंगे ना बड़े मज़े की जो है ना आपकी ये अप्रोच होगी और हिस्ट्री बनेगी और इंशाल्लाह लॉन्ग केस भी पास होगा, ठीक है, क्योंकि हमें भूल जाता है। अब डायग्नोस्टिक अप्रोच की तरफ जाते हैं। डिफरेंसेस आपके ज़हन में पड़े हुए हैं और यही इसी को आके लेके हमने चलना है, ठीक है। डायग्नोस्टिक अप्रोच मैं हमेशा रिपीट करता हूँ और आखिर तक रिपीट करता रहूँगा जब तक आप लोग मुझे नहीं कहोगे कि यार सर ये वाला जो सेंटेंस है बताना बंद कर दें। हमारा डायग्नोस्टिक अप्रोच का एम क्या होता है? दुनिया में हर चीज़ किसी ना किसी मकसद के लिए है। इसका मकसद ये होता है, हम क्यों हिस्ट्री ले रहे होते हैं? पास करने के लिए नहीं, वो एग्जाम में पास करने के लिए आपने नहीं सोचना। आपने बेसिकली 3 चीज़ें रखनी है। पहले तो ये कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की वजह से आपकी डिजीज की जो भी कंप्लेन है उसकी कॉज का पता चल जाए। सेकंड नंबर पे आप जो भी डिजीज है उसकी सिवियरिटी का पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा सिवियर है कि लेस सिवियर है कि है बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि उसी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो आपने पूछनी है। तो कॉज, सिवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस, ये आपने पूछना है, ये आपका एम है। शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे वही चीज़ बताऊंगा जो कि आपसे एग्जाम में मिस ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि अब जो ऑलरेडी आपके जहन में काफ़ी चीज़ें हैं, बस शुरू करते हैं जी। उल्टी किस तरह की है, कितनी दफ़ा आती है, एक गिलास आती है, उसका रंग कैसा होता है, खाने से पहले आती है, खाने के बाद आती है, इस तरह के सवाल। तो देखिए इसका कोई सर पैर नहीं होता, कोई खास फायदा भी नहीं होता, फाइनल ईयर से लगे हुए हो, ठीक है, पेशेंट की डायग्नोसिस नहीं होती। आपने सर को बताना है कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, क्योंकि आप जब ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं या इवन अगर वार्ड में पेशेंट एडमिट होते हैं तो आप 5-10 मिनट की हिस्ट्री लेते हैं, तो वही लेना यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि आपने 10 मिनट के बाद तो उठ जाना है। और अगर आपको फिर से वो सुननी होगी वीडियो तो मैंने अपलोड की हुई है, तो आप देख लें, उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हिस्ट्री पे शुरू होते हैं। हिस्ट्री में हम बेसिकली डिजीज़ हमारे सामने और उसी के मुताबिक हम हिस्ट्री लेंगे। फॉर इंस्टेंस पेशेंट है जी, वो थकावट के साथ आ गया है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा कमजोरी है उसको, या उसको स्वेटिंग हो रही है, पल्पिटेशन हो रही है, और साथ सांस भी उखड़ रहा है, और साथ आपको पता था पहले से कि हेमेटोमेसिस या मेलिना की हिस्ट्री दी है, तो आपके जहन में क्या चीज़ आएगी? हाइपोवॉल्यूमिया यार, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं मजे की बात बताऊँ आपको, ये एग्जाम में इस तरह के जो अनस्टेबल पेशेंट थे वो आते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए, आप पूछ सकते हो कि ये चीज़ें तो नहीं है। सेकंड चीज़ है ये कि पेशेंट को बोलो कि आपका दिल तो नहीं जलता था, या जो बोझ तो नहीं रहता था, या ऐसा तो नहीं होता था कि यहाँ पे आपको दर्द होता तो एपिसोडिक, मतलब बार बार फिर आप ठीक हो जाते थे, फिर दर्द होता था, फिर ठीक हो जाते थे। पेप्टिक अल्सरेशन की तरफ इशारा है ये, तो पूछना है आपने। थर्ड जो चीज़ है वो है ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है ना एकदम से बहुत शदीद उल्टियाँ लग गई थी और बार बार जो है ना रैचिंग हो रही थी, खट्टे डकार आ रहे थे, और उसके बाद
जो है एकदम से उल्टी आपको लग गई बेतहाशा बड़ी सीवियरिटी के साथ, मैलेरी वेस्ट टीयर की तरफ इशारा ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले वॉमिटिंग होती है उसके बाद ब्लीडिंग होती है, ठीक है। जबकि और जो डिजीज है अक्सर उसमें ये होता है कि पहले डायरेक्ट हेमेटोमेसिस शुरू हो जाती है। तो मैलेरी वेस्ट टीयर जो एसोफेजियल से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप इस तरह से पूछ सकते हो। एक और चीज़ अभी जो हम पूछेंगे, अनफॉर्चुनेटली एल्डरली पेशेंट्स में होता है ये लॉस ऑफ बॉडी वेट है, उसको जो है खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा, या जो है ना जलन होती है, दर्द होता है, और उसके साथ जो है लॉस ऑफ बॉडी वेट हो गया, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? आपके जहन में बेसिकली मैलिग्नेंसी आनी चाहिए। लॉस ऑफ वेट जब भी आती है तो मैलिग्नेंसी, लेकिन इसके अलावा जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं उसमें वेट ज्यादा होता है, जो स्टमक अल्सर्स होते हैं उसमें वेट कम होता है, तो इट कैन बी ड्यू टू द स्टमक अल्सर्स, ठीक है। ऑलराइट, अब जो अगला आपने ये पूछना है कि बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन भी है और प्रेजेंट भी ज्यादातर ये लोग करते हैं। सुने गौर से, आप पेशेंट से पूछेंगे ऐसा तो नहीं होता कि आपके जो है ना ये कान रहता हो, या ऐसा तो नहीं होता आपका पेट फूल गया हो, टांगे सूज गई हो, या आपकी जो है ना नींद करने का जो है टाइमिंग चेंज हो गई, ऐसा होता हो कि आप सुबह के टाइम ज़्यादा सोते हो, रात को कम सोते हो, रात को जागते हो, ठीक है। किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ? हेपेटिक इनकेफेलोपैथी वाली बातें भी कर ली और सारी बातें कर ली तकरीबन। ये जो है अगर आप पहुंच गए हैं बिल्कुल सीएलडी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। सीएलडी में भी होता है ना, तो उसके बारे में आप इस तरह से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। बेसिकली ये है कि ऐसा तो नहीं होता जी आपको नवाज साहब कि जी खाने पीने में दुश्वारी होती हो, खाना निकलते वक्त दुश्वारी होती हो, खाना जब निकलते हैं तो उस वक्त दर्द होता हो, तो एसोफेजाइटिस या एसोफेजियल मैलिग्नेंसी की तरफ इशारा है, राइट। ऐसा तो नहीं होता आपके जोड़ों में दर्द होते हो, ठीक है। और अब जोड़ों में दर्द वाली बात जो है ना यहाँ पे कैसे फिट करनी है? जोड़ों में दर्द आपके होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ऐसा होता है कि आप उसके लिए जो है दर्द की गोलियां लेते हैं, एनसेड्स, ठीक है। एनसेड के इंड्यूस जो है ना गैस्ट्राइटिस हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि यार क्या कहते हैं शॉगरेन सिंड्रोम हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, जितनी भी ऑटोइम्यून कंडीशंस है उसमें हो सकता है, और क्रेस्ट सिंड्रोम, एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी। लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा जो है ना हेमेटोमेसिस और मिलना हो सकती है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। उसके लिए शायद वो स्टेरॉइड ले रहा हूँ, तो आपने हर चीज को हर चीज के साथ आप जोड़ सकते हो अगर आप वहां पे शार्प हो, राइट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ऐसा तो नहीं है आपकी दिल के वॉल का मसला हो, ऑपरेशन हुआ हो, उसकी वजह से आपने जो है ना ऐसी गोलियां ली हो जो कि रोजाना लेनी है, जिसके लिए आपको जो हफ्ते में 2 दफा टेस्ट भी करवाना है, एंटीकोगुलेशन थेरेपी की तरफ इशारा है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसको दिल का मसला है तो उसने लॉपरिन लिया है और उसकी ओवरडोज हो गई है, ठीक है। एंटेरिक में तो ये इंसिडेंट कम होता है, तो ये भी आप पूछ सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली आपने पूछनी है, और ये मैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों से जो है ना कम इंपॉर्टेंट की तरफ आ रहा हूँ ताकि आपसे मिस ना हो कोई। अब यहाँ पे चीज़ है कि इफ सिरोसिस इज कंसिडर्ड आस्क टू लुक फॉर एन अंडरलाइंग कॉज। सिरोसिस का जो स्टिग्मेटा ऑफ सीएलडी है ना, वो वही उसी तरह ज़्यादातर यहाँ पे आपके पास पेशेंट आएगा, उसी में शायद वाइवा होगा, ठीक है। मैलेरी वीस्ट टीयर नहीं आएगा, ये गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी कभी शायद आ जाए कभी ना आए, लेकिन ज़्यादातर आपके जहन में ये होगा कि सीएलडी का पेशेंट है, ठीक है। तो सीएलडी के लिए फिर आपने जो है ना उससे क्वेश्चन पूछने हैं। अल्कोहलिक सिरोसिस के लिए आप क्या पूछोगे? यार क्रॉनिक अल्कोहलिक इंटेक तो नहीं है, ठीक है। बेसिकली पर्सनल सवाल है, पाकिस्तान में बाहर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में पूछोगे जी अभी मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा जो कि ज़ाती नीयत के होंगे, जिसका ताल्लुक आपकी बीमारी से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बराए मेहरबानी ताउन कीजिएगा। तो फिर आप उसका शराब नोशी करते हैं नहीं करते, फिर उसके बाद जो है आप दूसरी चीज़ पूछ सकते हैं कि जी कोई टीके तो नहीं लगाते, नशे की अदवायात तो इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप जो है ना बार बार खून लगा रहे हो किसी बीमारी की वजह से, या मतलब कोई ऑपरेशन हुआ हो या कोई कमी हो, किसी एनीमिया वगैरह हो, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी और सी उसकी वजह से, आजकल तो नहीं है खैर वो हो सकता है, लेकिन 1990 से पहले के जो लोग हैं उन्होंने अगर खून वगैरह लगाओ तो उनको फिर हेपेटाइटिस बी और सी इसी वजह से हो सकता है। फिर आप ये ज़ाती नोयत के जो और गंदे गंदे सवाल जो ज़ाती नोयत के होते हैं वो गंदे ही होते हैं सवाल, आप उससे सेक्सुअल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री पूछ सकते हो, हेपेटाइटिस बी और सी, राइट। ओके ओके ओके। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि आपने एक लाइन पे पूछनी है, आपने से पूछना है कि आपकी जो है ना जिस्म में आपकी रंगत तो ज़्यादा जो है ना सांवली नहीं होगी, या मतलब हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं होगी, ठीक है। या आपसे पूछ सकते हो आपको नया नया जो है ना शुगर की तशखीस तो नहीं हुई, या आपसे पूछ सकते हो तो जोड़ों के दर्द तो नहीं होते, लार्ज जॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा आपके खानदान में तो ये जो है ना कोई बीमारियां तो नहीं चल रही क्या? मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, आपको भी पता है हेमोक्रोमेटोसिस और साथ विल्सन डिजीज के बारे में आगे भी थोड़ी सी कुछ सवाल आप कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा तो नहीं होता आपको खून की कमी का शिकार थे, यंग पेशेंट होगा यूजली, उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो सकते हैं, उसको ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, या मतलब पार्किंसंस लाइक फीचर्स हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। इनवॉलंटरी मूवमेंट मैंने बता दिया, तो इस तरह की चीज़ें, राइट। तो ये तो हो गया हिस्ट्री में ये पॉइंट्स। अब इसके अलावा जो अगर आपके जहन में पता नहीं याद रहेगा कि नहीं, आप हकीम मेडिसिन का भी पूछ लो, और एक और ड्रग है वो मेरे जहन में आ रही है, मेथोट्रेक्सेट का पूछ लो, ठीक है। उसकी वजह से ड्रग इंड्यूस लिवर डैमेज होता है और फिर जो है ना सीएलडी एंड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो पहले तो मैंने जो है ऑर्गन स्पेसिफिक पूछा हेमेटोमेसिस का, उसके बाद सिरोसिस पे हम आगे, और फिर उसके बाद ड्रग्स। तो अगर आप देखें तो ये सारे जो हमने शुरू में जो डिफरेंशियल्स डिस्कस किए थे उसी के गिर्द हम घूम रहे हैं। तो अगर आपने डिफरेंशियल्स याद कर लिया ना, ये जो एसोसिएटेड और ये जो उर्दू के सवाल हैं ना, ये पूछना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा था आप लिख लें तो आसान होगा, राइट। ऑल राइट। इसके बाद जो है
यहाँ पे जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी पूछ ली, तकरीबन सोशल भी हो गया। हाँ, ड्रग हिस्ट्री में जो है ना एक और नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो हमने नहीं पूछा। एनसेड्स का पूछ सकते हैं कि क्यों ली थी, अगर ली थी तो क्यों ली थी, फिर उससे आप उस बीमारी तक भी पहुंच सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो एंटीकोगुलेंट्स लिए थे तो क्यों लिए थे, उस बीमारी तक पहुंच गए और उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं भी। और फिर एंटीप्लेटलेट्स ड्रग का पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ तक तो था आपका अपना हिस्ट्री। ठीक है, अगर देखें तो तकरीबन 18 मिनट्स हुए होंगे अराउंड ये वो हमारी स्पीच में, लेकिन वहाँ पे आप जो है ना 10 मिनट में आराम से कर सकते हैं अगर आपके जहन में डिफरेंशियल्स हो, क्योंकि आप पढ़ा नहीं रहे। डेफिनेटली 50% ज़्यादा टाइम लेता है, राइट। ओके, अभी चलते हैं भाई। आपने जो है ना, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के दौरान ही मतलब वो करके आप उठ जाया करें। ठीक है, और उसी के दौरान ही आप क्वेश्चनिंग कर लिया करें, ताकि जो है टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, तो हिस्ट्री की तरफ तो हमने बड़ा अच्छा तवज्जो दिया, अब एग्जामिनेशन पे भी उसी तरह तवज्जो देनी है। सबसे पहले जब भी आप एग्जामिनेशन करते हो फुट एंड पे चले जाया करो पेशेंट के, और देखा करो कि एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो, भाई ये जो पेशेंट है वो इल लुकिंग है कि वेल लुकिंग है। ठीक है, वो ज़्यादातर इल लुकिंग होगा। इल लुकिंग है तो भाई क्यों इल लुकिंग है, क्या मसले हैं। ठीक है, तो सर से पाँव तक एक स्क्रीन और स्कैनिंग शुरू करो, टी 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 टी, यार भाई ये मसले, ये नजर आ रहा आंखों में, ये आंखों में पिलहाट है, फॉर एग्जांपल मडी फेस है उसका जो है CLD वाला। ठीक है, उसका फिर गायनोकोमेशिया का मसला है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। फिर आप आओगे जी टेम्पोरल मसल वेस्टिंग तो नहीं है, उसके कपड़ों में देखोगे अगर मतलब एक्टिवली क्यूटली ब्लीडिंग हुई होगी तो डेफिनेटली इमरजेंसी में आपको मिल जाता है कि यार उसको वो है। तो ये सारा जो है ना आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एक अप्रोच बनानी है, और आपको बड़ा उस मजे का उसमें हेडिंग्स के साथ पेशेंट नजर आ रहा होगा अगर आपने हैबिट बना ली अच्छी इंस्पेक्शन की। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको आपने मिस नहीं करना। फॉर इंस्टेंस जनरल एग्जामिनेशन से शुरू करते हैं। उसमें यह है कि आपने पेशेंट के हाथ से एग्जामिनेशन जब शुरू की या मतलब वाइटल्स वगैरह देखे, तो अगर वो वाइटली अनस्टेबल है तो हाइपोवोल्यूमिया के साथ होगा, उसके अनस्टेबिलिटी के साथ साथ क्या होगा, कोल्ड कामी स्किन हो सकती है और पिलार हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टिग्मेटा ऑफ CLD है ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना। उसमें क्या है, स्पाइरोनोवाई है, लॉस ऑफ बॉडी हेयर, क्लबिंग, गायनोकोमेशिया, पाल्मर एरिथीमा, ल्यूकोनिकिया, जॉइंटिस, लेग एडिमा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बहुत सारी टिपिकल एक पेशेंट होगा। ये पेशेंट तो आपने डेफिनेटली कोई मेरे ख्याल से बहुत ही आप वीक भी हो, बहुत ही बिल्कुल रिलैक्स अच्छे बच्चे, सॉरी बेफिक्र किस्म के लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, वार्ड में आपने CLD का पेशेंट देखे होंगे कोई 50 दफा। ठीक है, रोज ही मतलब एक पेशेंट CLD का हमेशा दाखिल होता है OPD से, तो वो आपने देखा होगा। बस उसी को जो है ना जहन में ला के थोड़ा सा पढ़ के उसका देख लो कि यार वो चीज़ तो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज़ है CLD से रिलेटेड, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी। जब आप उसको जो है ना वो कर रहे हो तो ट्रेमर शुरू, वो क्या कहते हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर्स हो रहे हो, पेशेंट जो है ना आपको कंफ्यूजन के साथ मिले, ऐसे पेशेंट्स आते नहीं है। लेकिन पूछ सकते हो जी कहाँ पे हैं, कौन सी जगह है, दिन का कौन सा टाइम है, तो आपसे जो है ना मिनी मेंटल स्कोर के जरिए उससे पूछ सकते हो कि कंफ्यूजन वगैरह में तो नहीं, उसमें तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये बात याद रखें, एक्सपोजर जो है ना पेशेंट को करना है, शर्माना नहीं है ना आपने, ना पेशेंट को जो है ना, अगर शर्माते तो शर्माए, आपने लेना है। एग्जामिनर जो है ना उससे उसको उस बात से गर्ज है कि आपने बस उसको जो है ना किसी तरह से माइल कर देना कि भाई आप जो है ना अच्छी पोजीशन बनाओ और जो है ना एक्सपोजर करो, चाहे जैसे भी करते हो, पैसे देके करते हो जो भी, लेकिन पैसे नहीं देते, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सपोजर बड़ा अच्छा करना है। एक्सपोजर से यहाँ पे क्या मिलेगा फायदा आपको, जो है ना जगह जगह पे कॉमोसिस और ब्लीडिंग पर्परा वगैरह इस तरह की चीजें मिल सकती होंगी, जिससे हमें क्लू आ सकता है कि भाई ये हेमेटोमेसिस और जो ब्लीडिंग है वो GI की वजह से नहीं है, तो ब्लीडिंग डायस्टेसिस की वजह से है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से। तो ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी। एक और बात ये कि जब GP में हम अभी GP में लगे हुए हैं अभी तक। ठीक है, लिम्फेडेनोपैथी क्या आएगा, लिम्फेडेनोपैथी जो GI मैलिग्नेंसी है, पर कुछ सिस्टर जोसेफ मैरी नोड्यूल है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। और ये तो लिम्फ नोड्स अगर आपको मिल गए तो फिर आप मैलिग्नेंसी की तरफ भागने लगोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा था। और अगर सिरोसिस है तो मैं बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक जो 5-10 मैंने बताए थे आपको, उसमें ये है। तो टैटू मार्किंग्स देखनी है आपने, पाकिस्तान में नहीं है, अब्रॉड होती है, अगेन हेपेटाइटिस B और C के साथ है। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन, हीमोक्रोमेटोसिस, मुझे नहीं लगता कि CPSP का सबसे फेवरेट टॉपिक आज तक उनके प्रोफेसर्स ने डायग्नोज भी किया हो। मजे की बात है, राइट। लेकिन बस देख लें आप, KF रिंग्स, एब्नॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वाले पेशेंट्स विल्सन डिजीज के शॉर्ट केसेस में होते हैं, तो अक्सर वो फिर लॉन्ग केसेस में भी ले आते हैं। तो हर शहर में एक विल्सन डिजीज का पेशेंट मिल जाता है और बड़ा कॉमन है, तो ये आपने जरूर देखना, मिस नहीं करना। पेरोटिड एनलार्जमेंट हो गई, डुपिटॉइंट्स कंट्रैक्चर्स हो गए, क्यों, क्योंकि ये क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन की तरफ इशारा है। ऑलराइट, अब ये जो है मैंने तो जनरल सी बता दी आपको, मैंने हल्का सा जो है ना CLD का भी बता दिया। मैं स्कीम डेफिनेटली करूंगा, बिल्कुल घबराएगा नहीं। ठीक है, शॉर्ट केसेस की स्कीम होगी CLD की और हर टॉपिक की। ठीक है, सिलेक्टिव तो वो होगा नहीं। हाँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेरी बेस्ट कोशिश रही जो जूनियर टेम्प वाले लोग हैं उनके लिए मैं ऐसा इतना कंटेंट बेसिक मेन चीज़ें बना लूँ ताकि उनको भी फायदा हो। कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन क्यों करेंगे भाई हेमेटोमेसिस और मेलिना के पेशेंट में, इसकी कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं हम, सिवियरिटी देख सकते हैं। अगर पेशेंट का जो है BP लो है, हाइपोटेंसिव है या टेकिकार्डिया है तो पेशेंट को जो है ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर एब्डोमेन का जो है एग्जामिनेशन जो है ना, अगेन वो तो बहुत ज़रूरी था, हमने जो है जनरल में थोड़ा बहुत देख लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे जो चीज़ें मिस नहीं करनी, आपने एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस देखनी है,
क्यों देखनी है? पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता है, एसोफेजाइटिस में होता है, एब्डोमिनल मास आपको जो है ना पल्पेट हो जाएगा, जो गैस्ट्रिक एसोफेजियल न्यूप्लाज्म की वजह से होता है, स्प्लेनोमेगली, एसाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन। और रेक्टल एग्जामिनेशन आपने पूछना है, बोलना है, फिर सर से पूछना है, लेकिन करना नहीं है, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? हर बात पूछ रही है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, रेस्पिरेटरी में जो है इस तरह के पेशेंट्स का रेस्पिरेटरी क्यों देखेंगे आप? क्यों देखेंगे भाई? एक तो ये है कि देखेंगे कि नहीं, हाँ देख लें, चलें ठीक है। उसमें ये होगा सीएलडी के साथ जो है प्लूरल फ्यूजन हो सकती है, तो फिर आपको जो है ना डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे, ठीक है, बेसिस पे, जो कि सीएलडी के साथ एसोसिएटेड है। नर्वस सिस्टम देखना ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम बेसिकली जीसीएस वगैरह देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे हल्का सा आप कर लें, क्रेनियल नर्व्स वगैरह आपके पास टाइम वगैरह है तो आप देख लें। और यूरिमिक एन्केफेलोपैथी के साथ भी एसोसिएटेड है। तो ये था छोटा सा हल्का सा एक glimpse basically long case approach of hematemesis of melena। लेकिन अभी यहाँ पे ये जर्नी खत्म नहीं होती। मैं क्विकली एक वाइंड अप आपको देता हूँ और अभी बस जो है ना कान खोल के मेरी बात सुने, और मैं बस क्विकली जो है ना रीडिंग करूंगा ताकि आपका भी टाइम जाए ना और मेरा भी ना हो। राइट, हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन तो आपने कर ली, तो फिर उसके बाद जो है यूजुअली हम वार्ड में क्या करते हैं, हम बेस लाइन्स कराते हैं, फुल ब्लड काउंट कराते हैं, क्रॉस मैचिंग कर लेते हैं, क्लॉटिंग प्रोफाइल, सीआरपी, एलएफटी, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीसीजी, चेस्ट एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन। मतलब ये कि इमरजेंसी वाला अगर इमरजेंसी के तौर पर पेशेंट प्रेजेंट होता है तो आपने मैनेजमेंट भी करनी होती है साथ साथ, और उसकी जो है डायग्नोसिस भी साथ साथ करनी होती है। मकसद ये है कि आप देखो कि यार नॉन जीआई ब्लीडिंग है तो नहीं है, मतलब नॉन जीआई ब्लीडिंग का मतलब ये एपेस्टेक्सिस है या हेमोप्टिस है, वो तो नहीं है, ठीक है? एक तो ये, दूसरा ये है कि आपने दूसरी सिस्टमिक डिजीज है उनको भी रूल आउट करना होता है, ठीक है? तो अगर इस सारी चीज़ों में आपको इशारा मिल जाता है लेकिन आप उसको फर्दर वो करते हो तो उससे पहले आपने स्टेबलाइजेशन करनी होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने देखना है कि माइनर ब्लीडिंग है कि मेजर ब्लीडिंग है। अगर माइनर ब्लीडिंग है तो फिर तो बस वार्ड में आराम से एडमिट कर लें और सुबह बस जो है ना राउंड में प्रेजेंट करें। उसमें ये होगा कि इलेक्टिव एंडोस्कोपी होगी। लेकिन अगर मेजर ब्लीडिंग है तो फिर आपने रिससिटेशन, 2 वाइट बोर आईवी कैनुलास, और फिर ब्लड के अरेंजमेंट, फिर काउंसलिंग वाउंसलिंग का सिलसिला शुरू होता है। फिर आपने जो है ना आपकी दौड़ें लग जाएंगी, ठीक है? तो उसमें फिर ये अर्जेंट एंडोस्कोपी का भी रोल है। अब एक बात यहाँ पे है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉज मिलती नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे स्पेशली जो ओल्डर पेशेंट्स हैं तो उसमें फिर ये है कि 3 ऑप्शंस हैं, और ये याद रखें, एग्जामिनर्स पूछेंगे, ठीक है, आपसे। नंबर 1 इज एंजियोग्राफी, नंबर 2 इज एंटेरोस्कोपी, एंड नंबर 3 इज आखिर में लेप्रोटोमी। पाकिस्तान में भी यही होता है, ठीक है? कैप्सूल वाला या वो जो रेडियोथेरेपी, रेडियो डाइशाई की वजह से जो करते हैं वो उतना नहीं होता। तो ये तीनों थेरेपीज हो जाती हैं, आई थिंक मिलिट्री हॉस्पिटल में होती हैं, बट पेशावर में खैर जाना जरूरी नहीं है। खैर ये भी पूछते हैं कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि यार कौन सा हॉस्पिटल में होती है, खर्चा कितना आता है, तो आपके ज़हन में आना चाहिए। और फिर बोलेंगे सर कुछ आपको नहीं आता ना, तो बोलें सर आई डोंट नो सर, सिंपल, रादर देन कि वो मेरे ख्याल से सर मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं सॉरी आई डोंट नो, सिंपल सी बात है। या इससे भी बेहतर जो तरीका है मेरे साथ, सर सॉरी आई कांट रिकॉल राइट नाउ प्लीज़, तो वो भी समझेगा भाई सही है, ठीक है, इसको आता था लेकिन अभी रिकॉल नहीं आ रहा, उसको भी पता है यार क्योंकि वो भी इससे गुजरे, तो थोड़ा सा मार्जिन आपको मिल जाने वाला है। अब आते हैं एंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो हमेशा की तरह मैं बताता हूँ टेक होम मैसेजेस क्या हैं। वो ये हैं कि मेलिना और हेमाटोमेसिस के लिए कि इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस दैट अमंग द इमीडिएट स्टेप्स टू बी टेकन इन दिस पेशेंट is to check whether the patient needs any urgent resuscitation procedures and to send blood for cross matching। फजूल पॉइंट था वैसे, लेकिन ये है कि मेडिकल इमरजेंसी में आपने देखना होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट, एग्जाम रिलेटेड नहीं है। एक दूसरा पॉइंट ये है, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर ब्लड हैज बीन वॉमिटेड और कर्व्ड, presence of food mixed with the blood, or an acidic pH is suggestive of hematemesis. Also, sometimes hematemesis may be due to blood swallowed from the bleeding from nasopharynx or mouth। मतलब तो ये है कि मतलब नॉन जीआई ब्लीड थी कि नहीं थी वो पूछना है, वो मैंने पहले से बता दिया। हेमाप्टिसिस और एपिस्टेक्सिस को अलग करना है हेमाटोमेसिस के साथ, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपकी ओटी पैरा में आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट को हेमाप्टिसिस हो और आप जो है ना उससे सीएलडी देख रहे हो। सीएलडी हो सकता है कि नहीं, सीएलडी में हेमोप्टिसिस हो सकता है कि नहीं, हो सकता है यार। हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में शायद, यू नेवर नो, कुछ भी बता सकते हो भाई, डिफेंड करना है ना अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलोइंग अ सिंगल जीआई ब्लीडिंग स्टूल्स मे रिमेन टैरी फॉर अप टू 3 days एंड ओकल्ट ब्लड मे रिमेन पॉजिटिव फॉर 1 month। वाओ, ठीक है? तो 3 दिन पुराने जो उसके गुनाह होंगे उसके सजा वो उसको मिल सकती है, उसके टेस्ट आ सकते हैं पॉजिटिव। अच्छा, साइंस ऑफ ब्लड लॉस में प्रीसीड साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ जीआई ब्लीडिंग। इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको बताया पहले कि एक तो ये कि मेलिना के साथ, हेमाटोमेसिस के साथ, लेकिन कभी कभी उसको थकावट हो रही है, उसका जो है ना रंग भी पीला पड़ रहा है और खून की कमी हो रही है, वो ले सिम्टम्स ये हैं, उसके बाद जो है उसको मेलिना वगैरह डेवलप हो रहा है, तो be aware of these things। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रेश ब्लड इन स्टूल्स रेक्टम सजेस्ट लार्ज बाउल पैथोलॉजी, इसलिए मैंने जो है ना उसके बारे में नहीं पूछा। अच्छा, ये है कि यहाँ पे आप जो है, जो मैंने अप्रोच बनाई हुई है
जनरल स्पेसिफिक की तरफ आपको ऑर्गन मिल गया, फिर उसके ऑर्गन के जो मजीद डिफरेंट सिस्टम्स उस सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लार्ज बाउल है, उसके बारे में भी आप हिस्ट्री पूछ सकते हैं, पूछनी है, आपने मिस नहीं करनी। फिर उसके बाद वो जब सिस्टम पूरा हो जाए उसके रिलेटेड सिस्टम्स पूछ लें, फिर जो है ना जनरल पूछें। तो इस तरह जो है रूल आउट ऑफ द डिजीज़ बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता समझ आ रही इस पॉइंट की, तो आप जो है मेरी ऑलरेडी जो लॉन्ग केस अप्रोच की इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो देख सकते हैं, ठीक है। All right. Next वो है patient with esophageal varices can bleed। अच्छी तो मैंने बता दिया। If a patient with hematemesis has microcytic hypokalemic anemia, it suggests previous bleeding। मतलब ये कि जब एक्यूट ब्लीडिंग होती है तो आपकी जो माइक्रोसिटिक नॉर्मोसिटिक की होती है ना, एक्यूट ब्लीडिंग में जो एनीमिया होता है नॉर्मोसिटिक होता है। तो अगर माइक्रोसिटिक आ रहा है इसका मतलब ये जो है ना पुराने गुनाहों की उसकी तलाफी हो रही है उस बेचारे की, ठीक है। तो यहाँ तक इस नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। अगेन आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। और बताएं क्या कमी बेशी रह गई हो तो माफ़ी चाहूँगा, और अगर कोई और आपको ऐसी टॉपिक के हवाले से, क्लिनिकल मेडिसिन के हवाले से कुछ जानना हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।